अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये था कि आज बजट पेश किया जाना था और यकीनन इस बजट में जो कोशिश की जा रही थी कि आवाम को कुछ सहूलियात मैसर आ सकें, बज़ाहिर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर नहीं आया। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एन मौके के ऊपर न सिर्फ ये कि उनका साथ छोड़ गई बल्कि अपनी रिजर्वेशन का भी इजहार किया और ये कहा गया कि उनको मुख्तलिफ सेक्टर्स में जब बजट बनाया गया तो एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि IMF की कड़ी तरीन शराइत को मद्देनजर रखते हुए इस बजट को तरतीब दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आया इस बजट में ही IMF की तमाम शराइत का अहाता कर लिया गया है या फिर इसके बाद मिनी बजट का सिलसिला अपने आप शुरू हो जाएगा। इसी पूरी सिचुएशन पे और आज के बजट पर आने वाले असरात क्या होंगे हमारे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए इस्लाहात अशफाक तोला साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट भी हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि पहले तो जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्या बजट उसके ऐन मुताबिक है, यानी कि महदूद वसाइल में और IMF की कड़ी शराइत में ही बजट पेश किया गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बिल्कुल आपने सही तज्जिया किया है कि IMF की जो शराइत हैं, बिकॉज कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा हमारे वजीर खजाना साहब ने कहा कि IMF के पास मुझे जाना है। हम्म। तो बड़ी लैंग्वेज अगर आपकी यही है कि जी मुझे IMF के पास जाना है, तो उसका मतलब है यू हैव नो ऑप्शन। हम्म। और IMF को भी पता है कि आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, तो हम्म। इसलिए ये बजट जो होगा उसके खद्दो-खाल जितने भी होंगे वो IMF की मुताबिकत के हिसाब से बनाए गए हैं और हम्म। मेरे ख्याल से IMF की जो रिक्वायरमेंट होगी इनको ये पूरा करेंगे। हम्म। अब ये देखना है कि क्या इनके जो नेगोशिएशन हुए थे IMF से उसके मुताबिक ये बजट का खद्दो-खाल जो आज उन्होंने पेश किया है वो उसके हिसाब से है कि नहीं है। हम्म। जो IMF नए टैक्सेस चाह रहा था, जो सेल्स टैक्स में छूट आई है, मेरा ख्याल है जो बज़ाहिर तो मुझे नजर आ रहा है कि उन चीजों की उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है। हम्म। बट अभी भी इनकी क्या नेगोशिएशन है IMF से, बाकी मुआशी जो अहदाफ है उसमें वो कहाँ तक हम्म। चाह रहे थे, हम्म। मीज़ानी हम अब देख के आपको बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बट फॉर द टाइम बीइंग हाँ। जो बाय एंड लार्ज जो लग रहा है इस बजट को, हम्म। ये IMF बजट है। अच्छा अच्छा, अशफाक साहब, आज माशाल्लाह सारा दिन हम आपके एनालिसिस भी जो प्री बजट थे वो सुनते रहे। सर ये भी अब थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि कुछ लोगों की ये सोच है कि शायद इस बजट के बाद मिनी बजट का एक सिलसिला शुरू होगा और उसमें जो कड़ी शराइत हैं ज़्यादा वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लाई जाएंगी, लेकिन एक दूसरा हल्का ये कह रहा है कि नहीं, अगर इस बजट में वो नहीं लाई जाएंगी तो फिर IMF का मुआहिदा खटाई में पड़ जाएगा। तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की है, क्योंकि हमारा जो टर्म्स के ऊपर एग्रीमेंट होने जा रहा था IMF के साथ कि ठीक है किसी मुआहिदे के तरफ हम जा रहे हैं, वो भी अभी तक क्लेरिफाई नहीं हो सका। IMF अभी भी वेट कर रहा है कि बजट के बाद ये डिसाइड करेगा कि आया हमें कर्जा देना है कि नहीं देना है। तो आपके ख्याल में क्या मिनी बजट आपको आते हुए नजर आ रहे हैं इसके बाद? ठीक कह रही हैं। देखिए, मैं आपको अपने अपना मैं अपना जी जी, व्यू आप दे ही रहा का हूँ। एनालिसिस में जानना चाह रही हूँ जी। हो सकता है बिकॉज कि हमने भी कुछ इक़्तिदार के ऐवानों में कुछ ना कुछ जगह बनाई। बिल्कुल। तो ये बात मैं अगर होता फाइनेंस मिनिस्टर तो मैं कुछ और तरीके से चलता। मैं IMF की शराइत है, उनकी शराइत मिनोअन तस्लीम करना नामुमकिन में से होता है। बट अगर करनी भी है तो मैं इनको कहता है कि यार इस वक्त मैं इस बात का मुतामिल नहीं हो सकता, ना मेरी कौम इस महंगाई की मुतामिल हो सकती कि मैं आपकी तमाम शराइत मानूं। हाँ, मईशत की इस्लाहात, टैक्स निज़ाम की इस्लाहात ये बहुत ज़रूरी हैं, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूख लगे तो ज़हर खा लें। तो मैं IMF से यही ज़रूर कहता कि मैं पहले कोशिश कर लेता हूँ कि मैं आपकी शराइत के बगैर अपना बजट कंप्लीट कर लूँ और हो सकता है मैं आपकी शराइत डाल दूँगा और आपके मुताबिकत से मैं अपनी मईशत की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करूँगा। मगर अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं एक मिनी बजट लाऊँगा, उसमें आपकी तमाम शराइत मानूंगा, फिर दुरुस्त। आपसे कर्जे की करूंगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पर ठीक। यहाँ पे पहले ही अगर सरेंडर कर दें कि नहीं जी मुझे तो IMF के अलावा कहीं कुछ काम करना ही नहीं है, प्लान या बी तो नहीं ऐसा है। बिल्कुल। IMF आ जाए और कहेगा कि नहीं जी आज लेना है कर्जा तो ले लो, वरना कल तो हम आपको कर्जा नहीं देंगे अगर आज आपने हिट और मिस, तो ये है नहीं कोई। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ी जल्दी कर दी हमारी बिल्कुल ठीक, माशी टीम। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने इससे पहले के भी मसाइल देखे हैं। जब वजीर खजाना बनाए गए थे औरंगजेब साहब, तो इन्होंने कहा था कि तकरीबन वो जो 8-9 हज़ार रुपए का एक गैप था हमारे यहाँ, शायद उसको मालियाती खजाना कहें तो दुरुस्त होगा। इनका ये ख्याल था कि वो रिकवर कर लिए जाएंगे कहीं मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो पैसे फंसे हुए थे हुकूमत पाकिस्तान के। लेकिन इस वक्त भी अगर हम देखें तो जो मालियाती खसारा है वो तकरीबन 9,600 अरब रुपए के करीब है। एक तो ये कि इसमें गवर्नमेंट और ये जो मिनिस्ट्री है वो नाकाम क्यों हुई, इनको क्यों लग रहा था कि वो पैसे रिकवर हो जाएंगे और वो नहीं हो सके?
तना मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक हमेशा से हम एक जो है ना डब्बे में से एक चीज निकाल देते हैं। अभी एक नई चीज आई थी कि जी 3,200 अरब के हमारे लीगल केसेस हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल, आपको इसीलिए मैंने आपके पूछा आपसे। हिसाब से कह रहा हूँ, आप हेडलाइन लगा दें। अगर इसमें से 200 से 250 बिलियन इससे ज्यादा रिकवर हो गए तो मैं अपनी दोनों क्वालिफिकेशन वापस कर दूंगा, क्योंकि ये 1,400 अरब वो दिखा रहे हैं नीचे कमिश्नर अपील के बाद, जो कि मोस्ट ऑफ देम, मैं सारे नहीं कहता, मोस्ट ऑफ देम फ्रिवलेस होते हैं। हम्म और वही फ्रिवलेस केसेस जब यहाँ से टेनेबल नहीं होते या हो जाते हैं तो हम जाते हैं प्लेट ट्रिब्यूनल के बाद, ट्रिब्यूनल के अंदर भी यही हाल होता है हमारा। हम्म ट्रिब्यूनल के बाद जब हम जाते हैं हाई कोर्ट में तो वहां वो रेफरेंसेस बनते हैं, मोस्टली रेफरेंस एफबीआर फाइल करता है, हम्म वहां पर भी वो रेफरेंस उठ जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। आज 4-4 5-5 सालों से एफबीआर के ऐसे रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ एफबीआर चलाने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि अगर वो चलाएंगे तो वो उड़ जाएंगे। हम्म ये जो भी नया फाइनेंस मिनिस्टर आता है, अगर उसको कोई टैक्स की नॉलेज ना हो हम्म तो उस बेचारे के साथ यही असर होता है कि उसको बताया जाता है कि जी सर देखें 3,200 अरब कोर्टों से हमें इब्तिदा करनी पड़ेगी, हमें इल्तिजाएं करनी पड़ेगी, हम्म हम तो इतने मेहनती हैं, और ऐसी कोई बात होती नहीं है। हम्म दूसरी तरफ जो जीआईडीसी वगैरह है बिल्कुल वो रिकवरेबल है, बट अब वो पास्ट की रिकवरियां नहीं हो रही हैं, सिद्ध हाई कोर्ट में भी स्टे है। तो ये हमें देखना पड़ेगा हर चीज को अपने हिसाब से, मेरिट के हिसाब से। हाँ, आपको अगर आपको अपना फिजिकल डेफिसिट, माली खसारा अगर कम करना है तो बहुत आसान तरकीब है। इस वक्त आपका डॉलर 235 रुपए का है, जो आर्टिफिशियली आपने 280 में ऊपर रखा है। आर्टिफिशियली लो तो मैंने देखा था, आर्टिफिशियली अप हाय रखना मैंने, बिल्कुल। मुझे तो समझ से बाहर है। उसमें 9% आपकी इन्फ्लेशन है, उसको ठीक। आप अगर आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें तो हम्म 434 अरब रुपए 1% पे कम होता है। हम्म तो अगर आप 8-9% कम कर दें तो 4,000 अरब आपका बच सकता है वहां से। और अगर आप एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट भी दे दें, रुपी में इंसेंटिव भी दे दें, जो कि बांग्लादेश हमारी स्कीम चुरा के अब कर रहा है, हम्म और अगर आप इंसेंटिव भी दे दें रेमिटेंस में भी, तो भी 3,000 अरब आप वहां से बचा सकते हैं। हम्म टैक्स रिफॉर्म्स की हमारी रिपोर्ट तैयार पड़ी हुई थी लास्ट ईयर की, 2.5 खरब रुपए, 25 खरब या हम्म 2.5 ट्रिलियन वहां से आ सकते हैं। तो 5.5 ट्रिलियन से, जैसे आपने कहा 9,600 जी जी। का मान लिया हम्म ये खसारा होगा, उसमें 5,500 तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते, तो रहेगा क्या 4,000, वो भी हम्म ऐसा ऐसा हम रिकवर कर लेंगे। ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल सर, सिर्फ ये कि ये पिछले साल तक ये बात की जा रही थी कि जी महंगाई 38% पे पहुंच गई है, और ये हुकूमत पिछले कोई चंद माह से ये शादियाने बजा रही है कि हम महंगाई को 12% पे लेके आ गए हैं और हम इससे भी लो कर देंगे इस महंगाई को। आपके ख्याल में क्या एक्चुअली ये नंबर गेम है या महंगाई वाकई कम हुई है? आखिर इसका राज क्या है कि इतनी जल्दी हम 38% से 12% के ऊपर आकर खड़े हो गए? ये दोनों चीजें हैं, ऐसा ना देखें, आप महंगाई की वजह समझ लें। हम्म आपकी डिवैल्यूएशन होती है तो हर 10 रुपए की डिवैल्यूएशन पे 2% महंगाई बढ़ जाती है। हम्म आपकी इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ता है तो हर 1% यूटिलिटी इंडेक्स पे 0.47% महंगाई बढ़ जाती है। हम्म आपकी डीजल की प्राइस बढ़ती है तो 0.29%, 1% बढ़ने से 2.9% आशारिया इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। आपकी पेट्रोल की 1% प्राइस बढ़ा देंगे तो 0.15% महंगाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ एडजस्टमेंट नहीं आई, कुछ नसीब अच्छे हैं। और हम्म दूसरा ये गेम होता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का। जो पिछले साल की महंगाई, जो वर्स्ट महंगाई थी, हम्म वो वो ऊपर थी तो अब वो नीचे आ गई। बिल्कुल और ठीक। इस साल की महंगाई जो कम हुई है डिवैल्यूएशन ना होने की वजह से, वो ऊपर हम्म चली गई। हम्म मतलब ये नहीं है कि महंगाई खत्म हो गई है, मतलब ये है कि पिछले साल के मुकाबले में 11% बढ़ी है। ठीक। पिछले साल, उस साल, उसके पिछले साल के मुकाबले में 38% बढ़ी थी। हम्म तो मसला ये नहीं है कि महंगाई कम हुई है, हम्म महंगाई के तनासुब में कमी आई है, बिल्कुल ठीक। बट महंगाई तो हुई है, हम्म ये समझ लें। यानी सर मगर नंबरों से आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, बहुत बहुत असूल शुक्रिया। है। ठीक, थैंक बिल्कुल ठीक। बहुत दिलचस्प अंदाज में अशफाक ने तस्वीर कशी की है साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए इस्लाहात। यकीनन बजट तो पेश कर दिया गया इत्तेहादियों को नाराज़ करके सही, लेकिन नंबर गेम में मुस्लिम लीग नून ये कोशिश ज़रूर करेगी कि कुछ ना कुछ बेहतर तस्वीर लोगों के सामने दिखाई जाए। लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में वाज़ेह हो जाएगा कि आया इस बजट के समरात किस हद तक अवाम में मुंतकिल होते हैं। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद सियासी तौर पर जानेंगे कि वफाकी हुकूमत ने तो अभी 100 दिन पूरे करने हैं, लेकिन सूबाई हुकूमतें 100 दिन पूरे कर चुकी हैं। लेकिन अगर कौमी असम्बली के 100 दिनों का अहाता करें तो कारकर्दगी सिफर नजर आती है। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हमने देखा कि आज हुकूमत की तरफ से बजट पेश किया गया, जो तवक्कात थी बिल्कुल उसके ऊपर ऐन उतरता हुआ महसूस होता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। IMF का दबाव अपनी जगह मौजूद था, शराइत जो थी वो अपनी जगह पर कायम थी, और ये भी खबरें आ रही हैं कि IMF ने अभी तक मुआहदे को हतमी शक्ल भी नहीं दी है, बल्कि उनकी तरफ से इंतजार किया जा रहा था कि आया हुकूमत किस किस्म का बजट पेश करती है। लेकिन ये भी वाज़ेह होता नजर आ रहा है कि इस बजट के बाद अब लगता यह है कि मिनी बजट्स का एक लंबा सिलसिला होगा और हुकूमत की तरफ से वो तमाम तर शराइत को मानने की कोशिश की जाएगी और उन तमाम शराइत का अहाता किया जाएगा उन मिनी बजट्स में, जो कि इस मेन बजट के बाद पेश किए जाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया वाकई इस हुकूमत की तरफ से जो महंगाई का जोर कम होने के दावे किए जा रहे हैं आने वाले चंद माह में, नए माली साल में, वो नज़र भी आते हैं या फिर नहीं। लेकिन इसके साथ ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि फाफिन की तरफ से एक 100 रोज़ा रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि कौमी असम्बली के हवाले से है। और दूसरी तरफ अगर सूबों की बात करें तो पंजाब की हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, वो अपने 100 दिन तकरीबन पूरे कर चुकी हैं, जबकि वफाकी हुकूमत के 100 दिन पूरे होने के करीब हैं। लेकिन अगर तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों का मवाजना किया जाए तो किसी की भी सतह के ऊपर कोई खातिर खा कारकर्दगी नज़र नहीं आती है। अलबत्ता ये ज़रूर वाज़ेह है कि मनसूबों पर मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं और इनका बोझ यकीनन अवाम के कदमों पर पड़ता नज़र आ रहा है। यकीनन सियासी मुस्तकबिल बड़ा दिलचस्प है और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है अपनी जगह, वो कायम नज़र आता है कि केसेस में जितना भी दबाव डाल लें, लेकिन उसके बावजूद इनके लिए ऑप्शंस खुलते जा रहे हैं। और जहाँ एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी PTI ने अपने दबाव का प्रेशर बिल्कुल रखा हुआ है। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात फिर साथ मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, नौशाद अली साहब और सलमान आबिद साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, आगाज़ मैं आपसे करूंगी। सर ये फरमाइएगा कि बजट के हवाले से तो जो एक्सपेक्टेशंस थी वही नज़र आ रहा है, लेकिन IMF की जो घंटी गले में बंधी हुई है उसके बाद तो एक्सपेक्ट करना कि कोई अवाम दोस्त बजट आए या कोई बेहतर बजट आए। शराइत अपनी जगह कायम है, लेकिन लग ये रहा है कि मिनी बजट्स में उन तमाम शराइत का अहाता किया जाएगा जो कि IMF की फरमाइश है। देखिए सना, आपने खुद ही अपने तबसरे में और अपने इंट्रो में कह दिया कि पाकिस्तान के पास इस वक्त इकोनॉमिक ऑप्शंस बहुत महदूद हैं, क्योंकि हमारी सारी डिपेंडेंसी इस वक्त IMF के ऊपर है या इंटरनेशनल दुनिया के ऊपर है। यानी हमारे अपने पास कुछ नहीं है लोगों को देने के लिए। जब आपकी डिपेंडेंसी जो है वो बाहर के इदारों के ऊपर होगी तो फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक दबाव भी तो आएगा। एक बुनियादी सवाल है, इकोनॉमिक्स के अंदर कहा जाता है कि आप रूलिंग एलीट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में लाके कमजोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अब हमारा मसला यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लोगों पे लगाकर रूलिंग एलीट को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ऐसा ही अब यानी जो कह रहा है कि आप अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें और बड़े बड़े मगरमच्छों को कानून के शिकंजे में लाएं, टैक्स नेट में लाएं, वो काम तो हम नहीं कर रहे। अगरचे उसका दावा कर रहे हैं वफाकी वजीर जो है अपना खजाना, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये जो एक किस्म की पैरालाइज्ड हुकूमत है जिसके पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है बड़े फैसले करने की। और अगरचे वो आपने देखा जो SIFC है उसके पास कुछ फैसले हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ फैसले करने के, लेकिन वहां पर भी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना है वो एक बड़ी रुकावट बन रही है। इसलिए मुझे लगता है बजट के बाद ना सिर्फ मिनी बजट आएगा, बल्कि जो लोगों के ऊपर मुख्तलिफ नोयत के टैक्स लगाए जाएंगे, उस टैक्स के लगाने की वजह से भी लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे और एक महंगाई का रेला भी आएगा। क्योंकि IMF की शराइत के बाद जो है मामलात इतने आसान नहीं होंगे जितना हम समझ रहे हैं। तो इसलिए ये जो है इसको अभी आप समझिए कि ये एक कॉस्मेटिक्स तरीके से चीजों को दिखाया जाएगा और उसके बाद फिर जब मिनी बजट आएगा, हालांकि अमूमी तौर पे कहा जाता है कि साल में एक बजट आता है, लेकिन अब हमारी पॉलिटिक्स में पहले बजट देकर फिर उसके बाद कई उसमें और ऐसे ही होता नजर आ रहा है। मैं वापस आती हूँ सलमान साहब आपकी तरफ। नौशाद साहब, सर ये फरमाएगा कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी होने के मजे भी लूटती है, फिर सदारती कुर्सी भी संभालती है, फिर चेयरमैन सेनेट भी बनने की कोशिश करती है, सूबों में गवर्नर से CM की रेस में वो नंबर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब बजट पेश करने का मौका आता है तो पीपल्स पार्टी नाराज होकर बैठ जाती है। बिलावल भुट्टो साहब चले जाते हैं कि जी मैं तो बजट का हिस्सा नहीं बनूंगा। पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। शाह साहब कह रहे हैं कि तनख्वाहों और ज़राअत में हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी वाकई इतनी मासूम पॉलिटिक्स कर रही है या बज़ाहिर आखिरी मोमेंट के ऊपर जो एक ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट है वो मद्देनजर रखा जाता है? इससे पहले भी अगर आप देखें तो कई दीगर लेजिस्लेशंस के ऊपर पीपल्स पार्टी एतराज़ात कर रही है। आपके ख्याल में क्या वाकई हुकूमत या खास तौर पर नून लीग तनहा होती नजर आ रही है और बड़े कलील अरसे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है,
वो चूंकि नून लीग तो है नहीं, वो एक इत्तेहादी जमात है और उन्हें अपनी प्रायोरिटीज तय करनी है। असल मामला ये है कि नून लीग को चाहिए था कि वो जब बजट तजावीज़ उनके सामने थी, काबीना के अप्रूवल से पहले वो पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेते, अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर जब आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली फिर चूंकि वो एक अलग से अलग सियासी जमात है, वो कोई विंग तो है नहीं नून लीग का कि वो शोर ना करें। अल्टीमेटली उन्होंने अपनी सियासत को देखना है और अपनी सियासत की बुनियाद पर वो चाहेंगे कि जो वो चाहते हैं या उनकी जो तजावीज़ हैं वो भी इनकॉर्पोरेट हों। पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी का भी हमें इल्म है और मुस्लिम लीग नून की भी आइडियोलॉजी का इल्म है। असल मामला ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, ये तो आप मिनी बजट की बात कर रही थी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिनी बजट आएगा। उसकी वजह है आईएमएफ ने ये जो निगोशिएशंस हैं ये इसीलिए होल्ड की हुई हैं कि जब तक जो बजट के अंदर उनकी तमाम तर जो मुतालबात हैं वो इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे, वो आपको कर के मामले हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसी बजट में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ये तय करके दिखाना है कि जो भी उनकी तजावीज थी वो किसी ना किसी तरीके से मुस्लिम लीग नून ने इनकॉर्पोरेट कर, जब वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे, पूरी कर देंगे, तो अल्टीमेटली फिर जो है वो आईएमएफ से उनको जो जिसके बगैर कल वजीर खजाना कह रहे थे कि उसके हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो जब दूसरा ऑप्शन नहीं है तो बातें भी माननी पड़ेंगी। और वो तमाम तर बातें जो आईएमएफ ने कही है वो मानने की सूरत में अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम है कि उन्हें पीपल्स पार्टी को भी सेटिस्फाई करना है, दीगर इत्तेहादी जमातों को भी करना है। पीपल्स पार्टी चूंकि एक जिसे कहते हैं कि एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग जमात है, इसलिए वो नून लीग के साथ फेस टू फेस खड़े होकर उनसे बात करती है कि जनाब हमें बताएं कि आपने ये जो तजावीज मानी है इसका दूसरा तरीकेकार क्या था, सेकंड ऑप्शन क्या थी, थर्ड ऑप्शन क्या थी, या जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा। जिस तरह प्राइवेटाइजेशन की बात को लेकर अभी तक जो पीपल्स पार्टी है वो काबीना का हिस्सा नहीं बनी। 2 दफा नून लीग जो है वो दावत दे चुकी है। अभी कल ये खबर आई है कि उन्हें दोबारा दावत दी गई है बिलावल साहब को। वो इसीलिए नहीं बन रहे कि निजकारी का अमल कंप्लीट हो तो वो काबीना का हिस्सा बने, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। अब जो हर जमात ने अपनी सियासत करनी है, ये ठीक है कि वो इत्तेहादी हैं, लेकिन 2 मुख्तलिफ जमातें हैं और उन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है। बात यह है कि ये सारा मामला बतौर सियासतदान ये समझ बूझ होनी चाहिए कि आपने ये जो टीवी स्क्रीनों पे ये ऐन वक्त पर लाकर बजट के टाइम कर लाकर आपने सारी दुनिया को ये बताया है कि जी पीपल्स पार्टी को कुछ और तजावीज है, हमारी कुछ और है, या हम कुछ और चाहते हैं, पीपल्स पार्टी कुछ और चाहती है। अच्छा, लेकिन अब नौशाद साहब सर मैं इसी में, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन नौशाद साहब सर इसी में एक ज़िमनी सवाल है। सलमान साहब सर, ये खबरें भी आ रही हैं कि बजट के बाद वज़ीर आज़म साहब ने अपनी काबीना में तोसी भी करनी है और वो तोसी इवेंचुअली पीपल्स पार्टी के हवाले से, लेकिन जिस तरह नौशाद साहब कोट कर रहे हैं कि वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो अब अगर आज इस तरह रूट कर चले जाना, आपको लगता है कि वाकई पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि वो वफाकी काबीना का इस स्टेज पे हिस्सा बने, जबकि एन बजट के टाइम पे उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि नौशाद साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है कि हर सियासी पार्टी का अपना एक मफाद होता है। ये बिल्कुल बजा कहा उन्होंने, लेकिन मसला यह है कि कोई पाकिस्तान के मफाद को भी देख रही है कोई जमात कि पाकिस्तान का मफाद क्या है। लोग अपनी अपनी सियासी जमातों के मफाद में और अपने अपने खानदानी और जाती मफादात में तो उलझ गए हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम अपने अमल से रियासत के मफादात को और मुल्क में बसने वाले लोगों के मफादात को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी बहुत जिसे कहते हैं ना होशियारी के साथ पॉलिटिक्स कर रही है। उसको पता है कि ये जो नून लीग के ऊपर एक बड़ा सियासी बोझ और माशी बोझ पड़ रहा है, हम उसकी जिम्मेदारी क्यों लें। बिल्कुल देखिए, जब पीपल्स पार्टी उस वक्त तक वजारतों का हिस्सा नहीं बनेगी जब तक उनको ऊपर से हुक्म नहीं आएगा। तो ऊपर से ये है कि एस्टैब्लिशमेंट उनको कहेगी कि जाएं और अब आपको शामिल होना है, सूरत में और कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक वो ऑप्शन अभी उनके पास ओपन है ना, वो वजारतों का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि उनको पता है कि बजट के बाद जो हालात होने हैं, और जैसे भी नौशाद साहब ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन का जो अमल होना है उसका सारा नजला पीपल्स पार्टी अपने ऊपर लेना नहीं चाहती। और दूसरी पीएमएलएन का एक और प्रॉब्लम भी है। पीएमएलएन जो है कभी भी अच्छा सलूक नहीं करती अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ, यानी उसका एक प्रॉब्लम है, वो हर चीज को एक तरफा तौर पर चलाने की कोशिश करती है। अब पंजाब में आपने देखा वो जो हद तक इज्जत वाला बिल है उस पर पीपल्स पार्टी एक और जगह पे खड़ी है, पीएमएलएन एक और जगह पे खड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तौर पर पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि उनको हर सूरत में वजारतों का हिस्सा बनना, जब तक के एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई बड़ा हुक्म उनके सामने नहीं आए। अच्छा, अब लेकिन अब नौशाद साहब सर, एक तरफ पीपल्स पार्टी इत्तेहादी होके भी नून लीग उस इत्तेहादी को खोती हुई नजर आ रही है,
दूसरी तरफ पीटीआई है सर, जो बार बार ये मैसेज कन्वे कर रही है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। महमूद अचकज़ई साहब को ये अथॉरिटी भी दे दी है उन्होंने, लेकिन जब आप हुकूमत से सुने तो ख्वाजा आसिफ साहब और इस किस्म के लोग ये कहते हैं कि हम तो अब पीटीआई से मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, लेकिन दूसरी सांस में राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग ये कहते हैं कि अगर पीटीआई संजीदा है तो बिल्कुल हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये क्या कन्फ्यूजन में खुद नून लीग मुब्तला है, या ये कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, या एक्चुअली पीटीआई को मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि वो तो अब बिल्कुल तैयार है इस चीज़ के लिए कि डायलॉग किया जाए। अब ये वाजे नहीं कर रहे हैं वो कि एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने डायलॉग करना है या हुकूमत से ही करना है। अच्छा, मैं ये छोटी सी एक बात, आबिद साहब की एक बात, ये जो पंजाब वाला डेफेमेशन का एक्ट है, इसमें पीपल्स पार्टी प्रॉपर तरीके से शामिल थी। इनकी जो पहले जो कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं उसमें पीपल्स पार्टी के लोग शामिल थे और ये सब इनकी मिली भगत से हुआ लेकिन है। गवर्नर ने तो उनके साइन नहीं किए थे ना, उन्होंने मलिक अहमद खान साहब से साइन करवाए थे। जी जी, ये तरीकाकार ही है किसी काम को करने का कि जनाब ये इस तरह से कर ले, हम इस तरह से कर लें। ये यहाँ दोनों ही जमातें जो है वो बिल्कुल आपस में प्रॉपर इत्तेहादी थी इस बिल को पास करने में। अब मामला ये है कि आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, नून लीग जो है वो ये चाहती है कि वो करे कि पीटीआई किस हद तक सीरियस है। देखिए, पीटीआई के मामलात को भी आप गौर कीजिए। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात कर रहे हैं, जिनकी तरफ बात ये हो रही है कि उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, रैली करनी है, गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है। और मौलाना फजलुर रहमान चूंकि किसी तरह के भी इस हुकूमत से किसी तरह के भी मुज़ाकरात करने के हक में फिलहाल नहीं है, ये बात वो बरमला की। बिल्कुल। और साथ फिर जब मौलाना फजलुर रहमान से उनकी बातचीत की खबर सामने आई कि कुछ बर्फ पिघल रही है, थोड़ा मामला आगे बढ़ा है, साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर दिया कि जी वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब उन्होंने भुट्टो साहब और अपने अचकज़ई साहब को आगे किया है। अब मामला ये है कि नून लीग ये गेज करेगी, क्योंकि ये बात पहले भी कई दफा हो चुकी है कि क्या वो वाकयातन सियासतदानों से बातचीत करना चाहते हैं। अचकज़ई साहब चूंकि एक जमहूरियत पसंद आदमी है, यकीनन वो हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार रहेंगे, ये बात भी करेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब की ये बात भी दुरुस्त है कि चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो या अचकज़ई साहब हो, ये दोनों नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज हैं। अगर ये लोग जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहे तो इन्हें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर असल में हुकूमत के साथ ये जो पिछले सारे मामलात में जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, चाहे बिल के पास करने का मामला हो, हमारे कुछ अरबाब इख्तियार भी होते हैं। अरबाब इख्तियार की मर्जी भी होती है। ये जैसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी होगी तो पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा ही बन जाएगी, प्राइवेटाइजेशन से पहले भी बनना पड़े तो बन जाएगी। अब इन मामलात के अंदर वहां पर जो मामला है, सबसे पहले वहां चेक करने की जरूरत है कि क्या वो इस सारे प्रोसेस को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। सियासतदानों ने हमेशा यही गलती की है कि ये उन ताकतों के ईमा पर डिवाइड एंड रूल के पर्सपेक्टिव के अंदर रहते हुए खुद से डिवाइड करके अपने आप को एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे हैं। उस इंतशार की सियासत का या उस इल्जामात की सियासत का पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, उल्टा नुकसान हुआ। हम आज इस नहर को पहुंच गए हैं कि अब हमारा जो है जो बजट है उसको देखकर हमने शराइत पूरी की होंगी तो हमें कर्ज मिलेगा। जो हमारी दोस्त रियासतें हैं वहां पर जो हालात है आपके सामने हैं, कर्ज के भी और इमदाद के भी। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर सिर्फ एक ही तरीकेकार है आगे बढ़ने का, वो उस सूरत में है कि सियासतदान नेक नियति के साथ पहले ये जो सियासत का खेल इन्होंने शुरू कर रखा है, इसके कवायद ज़वाबित पहले तय करें कि जनाब हमने करना क्या है, आइंदा आगे बढ़ना कैसे है, और तमाम सियासी जमातें उसके ऊपर अमल दरामद करेंगी तो ये सियासत के खेल का सिस्टम आगे बढ़ सकेगा। और फिर ये पोजीशन होगी कि आप जब इस तरह की बात करेंगे कि हम फलां से ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं या फलां से करना चाहते हैं, तो एक दूसरे पर एतमाद भी होगा। अदरवाइज एक दूसरे को गेज करते करते ये फिर मुज़ाकरात के प्रोसेस। अच्छा, मुझे एक सवाल की इसमें गुंजाइश पैदा करने दें। सलमान साहब, सर ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत के पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं, हुकूमत के पास ऑलरेडी प्रेशर है आईएमएफ का, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि बाकी जमातें कौन सी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट पेश करती हैं? अगर आपकी नज़र से फाफन की रिपोर्ट गुजरी हो जो कि कौमी असम्बली की 100 रोज़ा कारकर्दगी की थी, सर 51% उसमें टोटल अटेंडेंस है, एवरेज अगर निकाली जाए। वज़ीर आज़म साहब टोटल 10% इजलासों में शिरकत कर सकें, उनसे ज़्यादा तो नवाज शरीफ साहब ने किया अपने दौर में जो आखिरी था 26%, और खान साहब ने 29%। तो ये फरमाएं कि संजीदगी का आलम यह है कि खुद वज़ीर आज़म साहब पेश नहीं होते, आते नहीं है इजलास में, खुद पार्लियामेंटेरियंस 50% की हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, तो फिर ये कौम किस तरीके से ये असम्बली, जहां अपोजिशन बातें कर रही है अपनी जगह, लेकिन प्रेजेंस तो किसी की भी नजर नहीं आती। आज के इजलास में भी सिवाय शोर और गुल के और कुछ नहीं हो सका। हमारे यहाँ जो जमहूरी निज़ाम को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही चैलेंज है कि हम पार्लिमानी पॉलिटिक्स के आदाब सीखने के लिए तैयार नहीं है। ना पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहते हैं, ना पार्लिमानी निज़ाम को बुनियाद बनाना चाहते हैं, ना पार्लियामेंट के अंदर आकर
खुद को कहीं जवाबदेह बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब और नौशाद अली साहब सर, आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। यकीनन सियासी जमातों को भी माजी से सबक सीखना चाहिए, लेकिन इस वक्त की जो अपोजिशन है वो अब अपनी मुज़ाकरात के दरवाजे खोलना चाहती है, लेकिन आया किस बुनियाद के ऊपर? पख्तूनख्वा मैप के सरबरा महमूद अचकज़ई साहब को इसका टास्क तो दे दिया गया है, लेकिन मुज़ाकरात करने हैं वो उन्हीं जमातों से करने हैं जिनके ऊपर शुरुआती दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद तनकीद करते आए हैं। अब आया किस बुनियाद और किस एजेंडे के ऊपर उनसे मुज़ाकरात करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है? इस पर PTI का मौक़िफ़ जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत का एक बड़ा टास्क आज का कौमी बजट पेश किया जाना और उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात इत्तेहादी होने के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी मजबूत अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज की कोशिश भी की है, लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने की बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही सुनाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से खबरें ये आ रही हैं कि पख्तूनख्वा मैप के जो सरबरा हैं महमूद अचकज़ई साहब, उनको फुली ये टास्क दे दिया गया है और पावर्स भी दे दी गई हैं कि वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन ये मुज़ाकरात आया किससे होने चाहिए, ये हम पिछले कई दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों से सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस हद तक वाज़ेह जवाब नहीं मिल सका है कि आया ये मुज़ाकरात वो इदारों से करना चाहते हैं या फिर सियासी जमातों और इस वक्त की हुकूमत से करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना ज़रूरी है कि खुद हुकूमत की तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं कि वो मुज़ाकरात करने में अब संजीदा नहीं है। आखिर अचानक ही ऐसा क्या हो गया है कि जब हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात की जा रही है तो हुकूमत ही पीछे हटती नजर आ रही है। इसी पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, शुएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद है। शुएब साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि बड़ी अजीब बात है कि जब PTI मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही थी तो हुकूमत बार बार कह रही थी कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। अब जब PTI ये कह रही है कि आए मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं तो फिर हुकूमत ने ये कह दिया कि हम तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। तो आखिर ये क्या मुकाबले की जंग है, क्या हो क्या रहा है? बज़ाहिर दोनों तरफ से एक के बाद एक स्टांस जो है वो बदलने की वजह क्या है अब तक? देखिए, दोनों तरफ से तो नहीं, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। हमें जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस जमाल मंतखेल, जस्टिस सतर मनल्ला साहब ने कहा कि कौम आपकी तरफ देख रही है और आप मुज़ाकरात नहीं करते, तो ज़ाहिर है उन्होंने उसका पॉजिटिव एक स्टांस लिया और उसको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हुए उन्होंने इजाज़त दी। मगर इन करप्ट, बेईमान, चोर और ये फॉर्म 47 की पैदावार जो लोग मुसल्लत किए गए हैं, रिजेक्टेड लोग, इनसे हमें पहले भी तवक्को नहीं थी, ना आज है। एक बात बताऊं, देखें 2022 में मुस्तकिल ये लोग 6 महीने 8 महीने चीखते रहे कि जी आप अपनी 2 असम्बलियां तोड़े, आए नेशनल असम्बली का इलेक्शन ले लें। जब इमरान खान ने नवंबर में अनाउंस किया कि मैं 1 महीने के बाद असम्बलियां दोनों डिसॉल्व करूंगा, लेट अस कम फॉरवर्ड, आप आए मेरे साथ कोई एक मुतफ़िक़ा डेट तय कर लें। ये सारे पीछे हट गए। उन्होंने कहा तो किसी ने कहा मजाक किया, किसी ने कहा झूठ बोला, किसी ने कहा सियासी गुफ्तगू थी। तमाम ये PDM की जमातें जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं PDM 2 की सूरत में, लेकिन इनका ना कोई दीन है, ना कोई ईमान है, ना कोई अहद है, ना पैमान है। तो इसलिए इनसे तो हमें कोई तवक्को है ही नहीं, इसलिए हम बात भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन हम दुनिया को, हम पूरे पाकिस्तानियों को, हम स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये तासुर नहीं देना चाहते कि हमने सुप्रीम कोर्ट की एक अच्छी जो काविश थी या कोई पॉजिटिव पेशकश थी फॉर द काज ऑफ द कंट्री, मुल्क की खातिर, कि हमने उसको रिफ्यूज कर दिया हो। लेकिन उसके साथ साथ हम पूरा एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। हम पूरी तरह इन कठपुतलियों को मार्केट में नहीं, लेकिन शुएब सर, मैं सर एहतजाज पे मैं आती हूँ, लेकिन सर अगर फिर ऐसा है कि आप इस किस्म की हुकूमत या जमातों से बात नहीं करना चाहते तो फिर आखिर महमूद अचकज़ई साहब को किससे बातचीत करने के लिए गो अहेड दिया गया है? उनको अथॉरिटी दी गई है कि आप मुज़ाकरात करें, फिर वो आखिर किससे बात करेंगे? उनको घूम फिर के फिर इसी हुकूमत से ही तो बात करनी है जिसका मैंडेट आप लोगों ने उन्हें दिया है। देखिए, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं ना, करें वो, इसलिए तो ऑथराइज किया है। मगर क्वेश्चन ये है कि इनकी संजीदगी, इनकी CBM, इनका कोई कांटेक्ट आप देखें। सरगोदा से 53 हमारे वर्कर्स बाइज्जत बरी हुए 1 साल से ज्यादा अरसा बाद, 13 महीने बाद उनको नए मुकदमे में डाल दिया। यानी मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने गिरफ्तार कर रहे हैं जेल के बाहर से, और कह दिया कि जनाब फलां जगह जाकर के इन्होंने डंडे सोटे उठा करके हमें मारा और पर्चा दे दिया।
अच्छा आप बताएं, हालिया हमजा और सनम जावेद का क्या कसूर है? वो एक वक्त में कितनी जगहों पे मौजूद थी। ठीक। 13 महीने हो गए हैं उसको। कल आलिया की वीडियो आई हुई थी, 7 घंटे शदीद गर्मी में प्रिजन वैन में उसको रखे रखा। हम्म। सिमिलरली आप अगर देखेंगे तो सनम के साथ भी उसने उसी तरह का रवैया रखे रखा हम्म। परसों। तो लेकिन ये जो कुछ करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, ये ना आईनी है, ना कानूनी है, ना कोई इंसाफ पे मबनी है, ना ये अदलिया को मानते हैं। तो हमारे लिए क्या चीज़ बाकी रह गई है? क्या हम्म। इस मुल्क को चलाने के ये ढंग हैं कि एक मुसलमान मुल्क में एक मुसलमान सहाफ़ी एहराम की हालत में ठीक। अल्लाह का मेहमान होता है वो, और वो 3 दिन, 4 दिन या 10 दिन उसको वो सब्र नहीं कर सकते कि अगर आपने कोई झूठा पर्चा देना ही है, तो उसको वापसी पे गिरफ्तार कर लेना। तो हम्म। इस तरह की तर्ज़ हुकूमत से सिवाय नफ़रत के इनके खिलाफ और क्या होगा? देखिए वो सीनियर वकील है नईम बुखारी, हम्म। उसका डायरेक्टली हमारी पार्टी से भी कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी आप स्टेटमेंट उठा लो। आप हम्म। किसी भी एक नॉर्मल इंसान का जो गुफ्तगू है वो आप सुन लो। कोई शख्स इन माहौल में क्या रहना नहीं, पसंद लेकिन करेगा? क्या शुएब हमने साहब, सर इस मुझे एक मुल्क की सवाल की आज़ादी मुझे एक इसलिए सवाल हासिल की की इजाज़त थी, दें। आप दुरुस्त कह रहे हैं यहाँ के पाकिस्तान हम तहरीक यज़ीदियत इंसाफ। को कायम कर लें। सर मुझे लेकिन फिर भी अभी मैं थोड़ा सा कुछ सियासी पहलू आपसे जानना चाह रही हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब मुलाकात के बाद खान साहब से ये बात बारहा कर चुके हैं कि सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त मुस्तकिल दुश्मन नहीं है, यानी कि वो इस बात पर कायम है कि इवेंचुअली बात तो इसी हुकूमत से करनी है ना। इदारे तो पहले ये बात क्लियर मैसेज दे चुके हैं। एक तो मुझे ये फरमाएं फिर बैरिस्टर गौहर साहब किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं कि जी कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं है। दूसरा, सर फजलुर रहमान साहब ने तो बड़ा क्लियर ये कहा है कि अडयाला से उनका कोई राब्ता नहीं है। उनका अगर राब्ता पीटीआई की जो बाहर मौजूद लीडरशिप है उससे है, तो उस मुज़ाकरात को हतमी शक्ल कब तक आप दे सकेंगे कि JUIF और पीटीआई अपना कोई ग्रैंड अलायंस बनाए, क्योंकि उन्होंने भी तो अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है पीटीआई से। देखिए, पहली बात तो ये है कि गौर साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, मैं तो उनकी इंटेंशन को नहीं बता सकता कि किस अंदाज से कहा। ठीक। यानी परमानेंटली उनका कहने का मकसद सिर्फ यही होगा कि सियासत है और सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहते हैं। ठीक। दूसरा बात जो आपने मौलाना फजल रहमान की बात की, नेचुरली इमरान खान साहब को तो किसी से कोई राब्ता नहीं है सिवाय अल्लामा नासिर साहब और हामिद रज़ा साहब जो हमारे हलीफ हैं पिछले कई सालों से, तो उनके हद तक मुलाकात हुई है खान साहब की। चगज़ई साहब की भी शायद एक दफ़ा मुलाकात हुई है, वो भी हमारे इज़हार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, जो हमारी मेन कोalition है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ज़ाहिर है हमारे फासले रहे हैं, सियासी डिफरेंसेस रहे हैं। उनके साथ जो मुज़ाकराती कमेटी है, असद कैसर साहब उसको लीड कर रहे हैं और उनके साथ मुस्तकिल राब्ते में हैं। बहरहाल अब ये देखते हैं कि उनके अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो पब्लिकली तो नहीं आए। नेचुरली अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं भी तो वो दूर अगर हो गए और जिसका ज़्यादा इम्कान है कि दूर होने के, तो मेरा ख़्याल है कि हम मुश्तरका तौर पर जद्दोजहद करेंगे। अगर अदरवाइज़ उनकी अपनी जद्दोजहद है और हमारी अपनी है, क्योंकि हमारा भी वन पॉइंट एजेंडा है इस वक्त आइन की तहफ़्फ़ुज़, आइन की हिफाजत। आइन के अंदर है कि जमहूरियत का मतलब है जमहूर के फैसले, जमहूर के फैसले का मतलब है हक़ हुक्मरानी अवाम का ठीक। है और अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको वापस मिले। अच्छा और शुएब इसी तरह साहब। जिस तरह गैर आईनी हरकतें ये कर रहे हैं उससे उनको रोकना। तो बहरहाल ये एक सिलसिला जारी है और ये जोहद मुसलसल है और हम कर रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन अब जब अगर मैं केसेस की तरफ आऊँ तो अब बज़ाहिर जो एक केस जिसमें खान साहब की अभी तक ज़मानत नहीं हुई है वो इद्दत में निकाह का केस है। सर उसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? गालिबन 13 तारीख को उसकी हेयरिंग होनी है, क्योंकि वो भी डिसीजन तो लिखा जा चुका था लेकिन सुनाया नहीं गया। बज़ाहिर इसके अलावा तो और कोई ऐसा केस नहीं, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ, जिसमें खान साहब जिसकी वजह से जेल में मौजूद हों, यही वाहिद केस है? जी बिल्कुल, इस वक्त तक तो यही वाहिद केस है, बाकी तमाम में ज़मानतों पर हैं। लेकिन अब देखते हैं कि 13 को उम्मीद तो है, कल 13 है। हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह उसमें ज़मानत हो जाए और अगर ज़मानत हो जाती है तो इंशाल्लाह वो बाहर होंगे। लेकिन अब ये कल देखते हैं लेकिन कि दोबारा से इस पे हेयरिंग होगी, दोबारा से दलाइल दिए जाएंगे या सिर्फ किस हवाले से ये कल की जो समाअत है वो होनी है? देखिए, कोर्ट को हमने ये कहा है कि ये एक बदनीयती पे मबनी किस्म की सारी मूवमेंट हुई है कि एक जज ने 6 महीने केस की अपील सुनने के बाद, उसको रिजर्व करने के बाद जिस दिन फैसला देना था, उस दिन उन्होंने चले गए और कहा कि जनाब मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, और जज साहब ने लिख के भेज दिया और चीफ जस्टिस साहब ने उसको उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके नए जज के पास भेज दिया। इसमें बदनीयती है। और दूसरी बात, अगर जज समझते हैं हाई कोर्ट के कि ठीक है उन्होंने फैसला नहीं सुनाना, तो हाई कोर्ट उसको तलब कर ले फाइल को और यहाँ फैसला कर दे हाई कोर्ट में अंदर। तो दोनों सूरतों में
कोर्ट जो भी फैसला करेगी मेरा ख्याल है कल उसका पता चल जाएगा, और कल ही उन्होंने अगर सुलह की जमानत दे दी तो मेरा ख्याल है कि अब उसके बाद तो कोई केस बाकी नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, ना सिर्फ वकील साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, और यकीनन जो वाहिद केस जिसमें खान साहब अभी तक सलाखों के पीछे हैं वो इद्दत में निकाह का केस है जो रह गया है, कल उसकी समाअत होनी है, होप्स इनकी हाई हैं। अब देखना ये होगा कि आया इस केस में भी इवेंचुअली क्या अदालत डिसाइड करती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इसी नोट के साथ मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।